तो मर्चेंट नेवी लोग जाना चाहते हैं, क्या काम करती है, क्या काम होता है इसका? तो आप ज्वाइन कर लेते हैं तो जो स्टाइपेंड मिलता है वो कितना होता है? $500-600 which is equivalent to अगर आप अभी कन्वर्ट कर देखेंगे तो अराउंड 40-42,000 ये मंथ होता है जी। समझ रहे हो? कोविड के टाइम कहाँ पर थे मतलब? कोविड के टाइम मैं डैनिश स्टेट से हम लोग निकले थे, ऐसी बीमारी फैल रही है और सब शट डाउन होने वाले हैं। तो ये पार्टी वाला जो शौक है ये शिप पे कैसे चलता है? शिप पे आई थिंक ये कीड़ा मुझे वहीं से लगा। शिप विशाखापट्टनम से निकला और वेरी नेक्स्ट डे जो शिप के फर्स्ट इंजीनियर था उनको हार्ट अटैक आ गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लवली त्रिपाठी है। गेस्ट ऑफ द शो के आज पहले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं चीफ ऑफिसर नितिन कटियार, जो आप लोगों को अपनी मर्चेंट नेवी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानकारी देंगे। आप लोगों को पता है आजकल मर्चेंट नेवी लाइफ कितनी ज़्यादा, इसमें करियर लोगों को कितना ज़्यादा चमक रहा है, बहुत लोग भाग रहे हैं इसके करियर के पीछे। तो क्या इसमें जॉब के चांसेस हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इसके बारे में नितिन जी आप लोगों को बताएंगे। नितिन जी कैसे हैं आप? हेलो, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी करियर में शुरुआत कैसे? 2006 में मैंने जब 12th किया था, उसके बाद मोस्टली उस टाइम मर्चेंट नेवी के बारे में लोगों को आइडिया नहीं था। तो मैं भी भीड़ के साथ सब लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे। तो मेरे सारे फ्रेंड्स जो है क्लोज फ्रेंड्स सब इंजीनियरिंग की तरफ गए। तो मैंने भी वो एक्चुअली टाइम था इंजीनियरिंग का। मैं देखा था उसमें बूम था इंजीनियरिंग का, सब हर आदमी इंजीनियर, हर किसी को इंजीनियर बनना था और मतलब जॉब्स की आईटी और ये मतलब मैकेनिकल फेज आउट हो रहा था और आईटी बूम कर रहा था बिकॉज इंटरनेट और सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग। तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि हाँ इंजीनियरिंग ट्राई करो, मैथ्स फिजिक्स वगैरह तो कई मैथ्स साइड जो होता है जनरली। तो ट्राई किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सबका टारगेट वही IIT AEEE। तो वो एक साल करने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ आई हैव टू वर्क हार्डर। तो उस साल कुछ हुआ नहीं। तो फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि जो ऑलरेडी पहले साल उसने ड्रॉप नहीं लिया था, ही वेंट फॉर दिस कॉलेज जहाँ से मैंने पढ़ाई कर ली। तो वो ऑलरेडी मेरा सीनियर हो गया था। तो एक वेकेशन में आया घर, तो आई वाज अपसेट कि हाँ कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, मेरी पसंद का स्ट्रीम नहीं मिल रही है। तो उसने बोला कि इसका एग्जाम होने वाला है तो उसका फॉर्म भर दो और ट्राई करो। तो प्रिपरेशन थी, तो फॉर्म वगैरह भरा, इसका एंट्रेंस हुआ। अगले 3 महीने मुझे टाइम मिला तो एंट्रेंस हुआ यहीं लखनऊ में, इसका सेंटर पड़ा था। किस कॉलेज से दिया था आपने? उस टाइम तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जिससे मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे एक ये लोग अपना TMI SAT जो है एंट्रेंस अलग से कराते थे। अब चेंज हो गया काफ़ी, ये काफ़ी पहले था। ये बहुत पहले की बात है। तो उस टाइम इनका पर्सनल एंट्रेंस टेस्ट होता था और ये बिट्स पिलानी का आउट कैंपस था। तो इसका ऑलरेडी मतलब बहुत नाम है, अभी भी इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में तो मर्चेंट नेवी। तो फिर एग्ज़ाम हुआ, रिटर्न होता है। आपको रिटर्न के इमीडिएटली बाद रिजल्ट स्क्रीन पे आया था कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए एंड आपकी रैंक क्या बनी, आप पास या फेल हो। इफ यू क्वालिफाइड फॉर, अगर आप क्वालिफाई होते हो तो उसके 1 घंटे बाद आपका इंटरव्यू वही हो जाएगा। तो नौकरी की, हाँ, तो इंटरव्यू हुआ। उसके बाद वहाँ भी सिलेक्ट हो गया। उन्होंने कहा कि आपके जो टोटल स्कोर है वो उस दिन का बेस्ट है ऑल ओवर इंडिया। तो फिर मैं घर आ गया एंड अंदर से वही चल रहा था, बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। किसी को पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम है क्या होना है। हाँ क्या होना आ गया। वो लड़का जो मेरे साथ मेरा ऑलरेडी सीनियर हो गया था, उसको भी मतलब वो तो अभी वो पास आउट हुआ नहीं है। तो मेरे को भी डाउट था कि यार ऐसा क्या होना है, ये तो डूबेगा और मैं भी जाऊंगा। तो उसी समुद्र में बहुत ज्यादा रिस्क था। पेरेंट्स नहीं मान रहे थे क्योंकि दूर दूर तक किसी ने इसके बारे में सुना। बिल्कुल। पेपर वो छोटा ऐड आया करता था पहले, नाविक बने मर्चेंट नेवी और 6 महीने की नौकरी कर रहे और ऐसा और 6 फिगर्स में कमाए। तो वो सब देखने में तो अच्छा लगता था, बट जो भी आसपास के लोग थे सब कहते थे कोई था नहीं। हाँ कोई था नहीं, तो किसी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो और इंटरनेट भी इतना कोई
पॉपुलर था इंडिया में। 2004-5 में आप समझ रहे हो, 2009-10 में मैंने इसके बारे में सुना है, मर्चेंट नेवी के बारे में, तो 4-5 में तो आप समझ रहे हो उसमें टाइम बड़ा स्लो चलता था। आजकल तो हम लोग नेट में कुछ भी जानना होता तो इंटरनेट डालते हैं, देख लेते हैं। आपको पता है उसमें वो 2G प्लान चला करते थे, हाँ इंटरनेट 2G नहीं, वो GPRS चलता था। हाँ GPRS चलता था, आप समझ जाइए, जिसमें आप धोखे से कुछ बटन दबा दिए और पैसे कट गए, नहीं तो PU के कोड मांग लेता था। तो ऐसे बहुत फंसा हूँ मैं। सबने एक बार एक्सपीरियंस। तो कुछ ऐसे हुई शुरुआत भैया की मर्चेंट नेवी में। तो मर्चेंट नेवी लोग जानना चाहते हैं क्या काम करती है, क्या काम होता है इसका? मर्चेंट नेवी बेसिकली ये लोग गुड्स जो है कमोडिटीज प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाते हैं, एक देश से दूसरे। हाँ, तो आप जैसे अभी आज के जमाने में ऐप है porter.com, तो वही चीज है। porter.com देश के अंदर कर रहा है, एक शहर के अंदर कर रहा है, ये देश कंसाइनमेंट अपना बुक किया, शिप होगा, शिपर आप शिपर हो और जिसका शिप है वो एज ए मतलब अपनी सर्विसेज के लिए विल बी पेड कि हाँ मैं ये गुड्स को यहाँ से वहाँ लेके जाऊँगा, सेफली ट्रांसफर करूँगा, तो उसका हमको पेमेंट मिलता है। दैट्स हाउ दिस वर्क्स। तो मर्चेंट नेवी लोग अगर ज्वाइन करना चाहें, हमारे सब्सक्राइबर या हमारे दोस्त लोग, तो कैसे कर सकते हैं, क्या आप बताना चाहेंगे कुछ? किस क्लास के बच्चे जी अभी प्रोसीजर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अभी IMU का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया। उस एग्जाम के लिए आई थिंक जनवरी में सिलेक्शन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप के लिए आपको जो भी कंपनीज है मर्चेंट नेवी की, आप वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करोगे आपको सारे लिस्ट मिल जाएगी, तो आप उनके एग्जाम सेलेक्ट करो। बेसिकली स्पॉन्सरशिप इज रिक्वायर्ड कि आप जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो दे विल टेक केयर ऑफ द फीस, और स्पॉन्सरशिप इसे बोलते हैं। और जब आपका वजीफा मिलता है सरकार में, तो जब आपने कॉलेज कंप्लीट किया तो दे विल टेक यू एज कैडेट, तो आप वहाँ ट्रेनिंग करोगे और फिर वही इवेंचुअली एग्जाम क्लियर करके ऑफिसर बन जाओगे। तो ये स्पॉन्सरशिप है। तो ये स्पॉन्सरशिप देते क्यों हैं? क्या आपको फिर उसी कंपनी में नौकरी करनी पड़ती है? जी, बहुत सी कंपनीज बॉन्ड भी साइन कराती हैं कि आप अगर इन केस ड्रॉप आउट कर जाते तो देन आपको फाइन पे करना पड़ता है। अच्छा, तो बट वो ही एक सिक्योर तरीका है आज की डेट में। आप स्पॉन्सरशिप लेके ही जाते हो। अगर आप DNS कर रहे हो, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, अगर आप रेटिंग GP रेटिंग से जा रहे हो, उसका प्रोसीजर थोड़ा और डिफरेंट है। बट अगर आप 10+2 GP रेटिंग का क्या? GP रेटिंग शिप पे जो मतलब वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, लाइक कुक होते हैं, उसमें फिटर होता है, ऑयलर होता है, मतलब जो इस काम टेक्नीशियन टाइप के काम होते हैं। ये इसके लिए क्या एजुकेशन मानी जाती है सर? इसमें 10th पास और तो इसकी स्पेशलाइज अलग ट्रेनिंग होती है। जाने के लिए 10th पास रास्ता है, एक 12th पास रास्ता है, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने मैकेनिकल किया बट स्टिल आपको एग्जाम क्लियर करना होता है, BE अगर किया तो उसके बाद आपको भी कर सकते हो। बट आई सजेस्ट कि मतलब स्पेशलाइजेशन है, अगर स्टार्टिंग से आप वो चीज़ करो तो वो बेटर होता है, आपका वो उतना टाइम बच जाता है। तो वही है कि लोगों को जानकारी नहीं होती, फिर बाद में नहीं अब इसमें नहीं इसमें जाना है, तो चीज़ें अगर स्टार्टिंग से क्लियर हो तो अच्छी रैंक पे अगर आपको जाना है तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन तक चाहिए और फिर ज्वाइन करिए, तो आपको अच्छी रैंक तक पहुंचने में तो आसानी रहेगी और इज्जतदार नौकरी, इज्जतदार पैकेज मिलेगा। हाँ, तो इसमें जो ग्रेजुएशन मतलब जो BS नॉटिकल साइंस होता है और एक मरीन इंजीनियर होता है, तो ये दोनों मतलब फुल फ्लेज कोर्स होते हैं एज गुड एज BTech। तो उसमें भी आपको डिग्री मिलती है। तो डिग्री के बाद यू आर एलिजिबल फॉर 12 months ट्रेनिंग ऑन शिप। फिर 12 महीने आप शिप पे ट्रेनिंग पैसे मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड। हाँ, तो वंस यू कम हो आपको फिर DG शिपिंग जो है अपनी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग इंडिया, वो एग्जाम कंडक्ट कराती है। हर महीने उसके एग्जाम होते हैं, तो आप वो सर्टेन कुछ कोर्सेज होते हैं W के, वो कोर्सेज करने के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिल करके। फिर उसका एग्जाम होता है। एग्जाम क्लियर होने के बाद इंटरव्यू होगा, मतलब ओरल एग्जाम होता है। वो होने के बाद वो लाइसेंस मिल जाएगा, फिर प्रमोशन। मतलब ये था प्रमोशन का तरीका। और जिंदगी में मतलब मेहनत लगातार अंतिम पड़ाव तक जारी रहती है। बस सोचिएगा कि आप नौकरी पा लिए तो बस आपको अगर ऐसे ही आप प्रमोट होते हो, प्रमोट होने के लिए आपको पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते चलिए। तो एक चीज़ मुझे और पूछनी है कि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं
तो जो स्टाइपेंड मिलता है वो कितना होता है लगभग? कैडेटशिप में आई थिंक $500-600 विच इज इक्विवेलेंट टू, अगर आप अभी कन्वर्ट करके देखेंगे तो अराउंड 40-42,000 ये मंथ होता है जी। समझ रहे हो भाई साहब, आपको ट्रेनिंग में $600 848,000 मतलब 50,000 रुपए आपको लगभग ट्रेनिंग में मिलेंगे। और जो 12 महीने को हो गया, फिर ट्रेनिंग के बाद सैलरी कितनी होती है लगभग? सैलरी पहला जब आप स्टार्ट करोगे तो करीब 2 से 2.5 के आसपास। 2 से 2.5 लाख रुपए। हाँ। तो ये ऐसी जॉब है जहाँ पर बीटेक के करने के बाद आपको पता है कितनी मारामारी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई बीटेक वालों को वो नहीं कह रहा, बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप आकर मेहनत कर रहे हो तो आपके पास कंपटीशन बहुत कम है ना? उतना कंपटीशन नहीं कि वो लोगों को जानकारी। कंपटीशन से ज्यादा मैं कहूँगा इसमें विल पावर चाहिए। विल पावर चाहिए रुकने के लिए, क्योंकि जाते तो सब है, सबका मन है, कौन नहीं चाहेगा कि हाँ। मैं जल्दी से पैसे कमा लूँ, अपने पैरों पर खड़ा हूँ। बट वो जो जर्नी है ना, उसको कंटिन्यूस डिलीजेंटली फॉलो करना और वो टीम प्लान को स्टिक करना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको अपनी बताता हूँ, तो एक्सपीरियंस लोग हैं। मैं जब पहली बार मुंबई से वो पड़ता है, वो कौन सी जगह है भैया, वो बीच में जहाँ लोग घूमने जाते हैं, अजंता एलोरा गुफा। मैं मुंबई से पहली बार अजंता एलोरा गुफा घूमने के लिए गया, तो सिर्फ जर्नी 45 मिनट की थी। और 45 मिनट मुझे ऐसा लग रहा था कभी मैं पहुंचूंगा, और मुझे उल्टी आने लगी थी। और 45 मिनट में ये हाल था, तो फिर आप समझ रहे हो, आपको 45 दिन नहीं, आपको और ज़्यादा समय तक वहाँ काटने। तो मुश्किल सफ़र है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर इतनी सैलरी मिल रही तो बहुत आसानी से मिल रही, मतलब लगता बहुत आसान है, कहते हैं ना, सबको दूसरे पैसे अच्छे लगते हैं, बट बहुत मेहनत का काम होता है। ये भी हाँ, हार्ड अर्न मनी है, इसमें मेहनत बहुत है। लोग आते बहुत हैं, मतलब ऐसा होता होगा कि बहुत जब स्टार्टिंग होती होगी तो बहुत लोग आते होंगे, और बीच में भागने वाले बहुत सारे हो जाते होंगे, नए बच्चे बहुत भागते होंगे। हाँ, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि इनफैक्ट कॉलेज शिफ्ट देखा भी नहीं है, उससे पहले ही माइंड चेंज हो गया, या फैमिली इशू, गर्लफ्रेंड इशू, बॉयफ्रेंड इशू, व्हाटएवर, मतलब कोई भी है, वहां तक पहुंच भी नहीं क्योंकि आप 6 से 8 महीने जब जहाज पर रहोगे, और तो घर वाले बड़ा परेशान होते हैं, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, इस टाइप के लोग भी नहीं कर पाते। जब तक आपका विल पावर मजबूत नहीं होगी बुलाना, तब तक आप वहां पर रुक के जॉब नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने हिम्मत तोड़ दी तो आपको फिर वापस ही आना पड़ेगा। हमने ये भी सुना है कि इंडियंस की बहुत डिमांड होती है मर्चेंट नेवी में, ऐसा नहीं है? इंडियंस की मैं कहूँगा सिर्फ इस फील्ड में क्या, हर फील्ड में डिमांड है, बिकॉज इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर वर्क और हार्ड वर्किंग, ये हम लोग के अंदर इनबिल्ट है कि हार्ड वर्किंग है। दिस इज नॉट बिकॉज कि मतलब सिर्फ पर्टिकुलरली हमारी नेशनलिटी है, फिलिपिनोज भी है, दे आर वेरी गुड, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। बट यस, मैं कहूँगा मोर लेस इंडियंस, फिलिपिनोज, दे आर इक्विवेलेंट, मतलब हार्ड वर्क। तो मतलब हम लोग बहुत मेहनती होते हैं, इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड है और हमारी इज्जत है, तो इसको बनाए रखिएगा। आप लोग ऐसा मत करिएगा कि बाहर जाके बेइज्जती कराएं। जी। तो सैलरी हमने सुना टैक्स भी होती है, ऐसा भी होता है? हाँ, एज पर इंडियन टैक्स लॉ जो है, उसके अंदर सैलरी नहीं आती है हम लोग इस लाइन में, बिकॉज हम लोग डॉलर दूसरी फॉरेन करेंसी में अर्न कर रहे हैं, और वो यहाँ कन्वर्ट हो रही है आपके करेंसी में, और यू आर स्पेंडिंग मोर देन 183 डेज आउटसाइड इंडिया, तो आप एनआरई स्टेटस में आते हैं, तो वो जो सैलरी होती है वो टैक्स फ्री होती है। एनआरआई आप कुल मिला के आपको एनआरआई का दर्जा प्राप्त होता है, इसलिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब आप समझ लो, अगर 2 लाख रुपए महीना भी आप कमा रहे हो तो साल के हो गए 24 लाख, और 24 लाख के हिसाब से आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख रुपए टैक्स आप देंगे, अब 16 लाख बचेगा। और अगर आप एनआरआई हैं, मतलब आप मर्चेंट नेवी में जा रहे हो, तो आपके वो 8 लाख बचेंगे, और आप 8 लाख में क्या कर सकते हो? घूम सकते हो भाई महीने में। भाई जो टाइम आपका बच रहा है बढ़िया, तो घूमेगा, आप घूमने का मन ही खत्म हो जाता होगा, ऐसा होता होगा ना? हाँ, घूमते होगे कि घूमने का मन खत्म हो जाता होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं पहले सोचता था कि अच्छी जॉब है और इतना घूमने को मिलता है, बट घूमा भी। कोविड के बाद चीज़ें यहाँ भी नहीं, आपके देखते हो ऑफिस से बहुत कंपनीज का जो वर्क कल्चर है चेंज हो गया, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, विच वन नेवर बीइंग अ पार्ट, और किसी ने एक्सपीरियंस भी नहीं किया था, वी लर्न समथिंग न्यू। तो सेम गोज फॉर आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो। शिपिंग बहुत इफेक्ट हुआ है,
हम लोग जो पहले किसी भी पोर्ट पे हम लोग मतलब बाहर जाते थे, शॉपिंग करने को मिलता था या कुछ वहाँ की लोकल कुजीन है कुछ खाने का या कहीं भी घूमने जाने का मन था, वो चीज़ें ना धीरे धीरे करके अभी फेज आउट होती जा रही है। बहुत बहुत रिस्ट्रिक्शन लग चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी वो वापस से रिवाइव होएंगी या नियर फ्यूचर मतलब उतना अच्छे से चालू हो पाएंगी, तो मुझे नहीं लगता है। तो अभी रिसेंटली आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ सिंगापुर गया इस वेकेशन में एंड देन आई रियलाइज कि फैमिली के साथ लीव लेके जाना और घूमना, टाइम स्पेंड करना, दैट इज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। कि अगर आप शिप से जाते हो, वहाँ लिमिटेड टाइम भी होता है आपके पास, आपको वापस शिप पे भी जाना है, आप चीज़ें इतनी जल्दी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। 2-3 दिन के लिए आप किसी पोर्ट पे रुकते हैं? हार्डली 24-25 आवर्स। 24-25 घंटे में क्या करेंगे आप? जी, तो और जिम्मेदारियां भी शिप की भी हाँ, जिम्मेदारी शिप आपको अपना ड्यूटी रोस्टर भी कंप्लीट करना है, आपको अपनी जॉब भी करनी है, इमरजेंसी तो आप हो सकता है ना भी जा पाओ। तो बहुत 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 वो कहते नहीं थिन लाइन है अभी, वो शोर लीव जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें बहुत 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 मिनिमम है। तो जब किसी पोर्ट पे आप पहुंचते हैं तो आपकी ड्यूटीज क्या होती हैं? मैं चीफ ऑफिसर हूँ, तो मेरी ड्यूटीज है कार्गो, जैसे मैं ऑयल टैंकर पे हूँ, तो जो क्रूड ऑयल होता है उसको लोड और डिस्चार्ज करना, मतलब जो शिप पे पंप्स होते हैं उनको मशीनरी को ऑपरेट करना, और पोर्ट का जो पूरा ओवरऑल इंचार्ज ऑपरेशन का वो मैं होता हूँ। तो एक्चुअली देखा जाए तो नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो, मैं बाहर नहीं जा सकता बिकॉज मेरा यही काम होता है पोर्ट पे मोस्टली। मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी कि आप अगर मान लो आपने अनलोड कर रहे हो और कोई गलती हो गई, कुछ नुकसान हो गया, ऐसा भी होता है, ऑयल फैल गया? जरूर, डेफिनेटली मरीन लॉ है और स्टेट लॉ होते हैं, इंटरनेशनल लॉ होते हैं, तो आपको इसी चीज़ की हम लोग पढ़ाई करते हैं कि आपको कीप दिस थिंग इन माइंड। हर शिप जैसे किसी पोर्ट पे होता है तो एक की मीटिंग होती है, शोर पर्सनल और शिप इंचार्ज जो होता है, जो कि चीफ ऑफिसर होता है। शोर पर्सनल मतलब कौन? उनके टर्मिनल का जो इंचार्ज होता है, अच्छा, हाँ, टर्मिनल रोड मास्टर बोलते हैं, वो आके आपसे मीटिंग करेगा, वो ये रेगुलेशन है, आपका ये इतना स्मोक वो नहीं होना चाहिए, आपका इतना कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, आप कोई भी मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शन है, हानिकारक चीजें या कुछ भी नहीं है, आप टर्मिनल पे मतलब अल्कोहल अलाउड नहीं है, तो ये सारी चीजें वो आपको वहाँ पे क्लियर कर देता है। तो ये हमारे कोर्ट के रूल्स हैं, डूज और डोंट्स, वो क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आपने उसके खिलाफ गए तो फिर कार्रवाई कानूनी होगी। एग्जैक्ट। ऑल्सो इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर टर्मिनल में कुछ हो जाए, फायर हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप क्या करोगे, वो सब पता चलेगा। डिफरेंट कैटेगरीज के शिप्स होते हैं जी, क्या क्या होते हैं, जैसे क्या बताया आपका? हाँ, स्पेशलाइज शिप्स होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन जो कि यहाँ सबको ही पता होगा, कंटेनर शिप्स, जो आपने देखा होगा ट्रक में या स्टेशन पर जो ट्रेन चलती है, मालगाड़ी वगैरह चलती है, तो कंटेनर्स जा रहे होते हैं, तो ये कंटेनर्स एक्चुअली शिप से आते हैं, और उसके बाद फिर इनको इन रूट्स जो होते हैं सिटीज तक पहुंचाने का काम करते हैं। हाँ, इनफैक्ट ट्रक्स भी जाता है, आपने देखा होगा बड़े-बड़े, तो वो सब कंटेनर शिप से ही आए होते हैं। इसमें आपका फिर कंटेनर शिप हो गए, पैसेंजर शिप्स हो गए, रोरो शिप्स हो गए, रोल ऑन रोल ऑफ, जिसमें कार्स वगैरह लेके जाते हैं ड्राइव करके। मर्सिडीज की और BMW की कारें जर्मनी से ही आती हैं। जी, कार फिर हो गया ऑयल टैंकर, जो कि मैंने बताया क्रूड ऑयल कैरी करते हैं, फिर सीमेंट कैरियर आते हैं, सीमेंट कैरियर हो गया, उसके बाद आपके आयरन और कैरियर आते हैं, बल्कर्स होते हैं, तो वो ये आयरन स्क्रैप भी लेके जाते हैं, और ओर्स वगैरह होते हैं, आयरन और बॉक्साइट, ये सब भी लेके जाते हैं, और लिक्विड गैस LNG कैरियर्स बोलते हैं, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेके जाते हैं, गैस कैरियर। तो सबसे खतरनाक कौन सा जहाज होता है जिस पे काम करना मुश्किल? आई बिलीव जो अब तो फेज आउट हो चुके हैं, पहले जनरल कार्गो शिप्स हुआ करते थे, वो क्योंकि हम लोग को तो कॉलेज में पढ़ाया गया, बट अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो आई थिंक वो जो ट्रू सीमैनशिप होते हैं ना, जिसमें असली स्किल लगता है, तो वो दो टाइप ऑफ शिप है, बिकॉज उसमें आप हर टाइप का कार्गो कैरी करते हैं। जनरल कार्गो मीन्स आपने सब पैकेज फॉर्म में गुड्स हैं, कंटेनर भी रखा हुआ है,
आपने आयरन ओर भी भरा, मतलब ओर्स भी रखे हुए हैं। मल्टीपल हाँ, तो काम होता है। वो ऐसे होते थे। और कुछ शिप्स होते थे वो ऑयल बल्क हो, तो वो शिप्स बहुत चैलेंजिंग होते थे, बिकॉज ऑयल क्लीन करके फिर आपको और करना है, लोड करना है। तो मतलब ड्राई वेट ऐसा कर दो, तो वो बहुत चैलेंजिंग है। शुगर कैरियर इनफैक्ट आज की डेट में बोल रहा हूँ चैलेंजिंग है, बहुत मॉइस्चर जाने के बाद वो सब हार्ड हो जाएगा शुगर। शुगर, समझ रहे हो। कि आपके यहाँ हॉस्पिटल भी होते होंगे या ऐसा कुछ होता है? हाँ, Medical- हर शिफ्ट पे हॉस्पिटल्स होते हैं। डॉक्टर होते हैं वहाँ? नहीं, डॉक्टर नहीं होते एक्चुअली। जो सेकंड ऑफिसर यूजुअली इज इन चार्ज फॉर मेडिकल, ही इज मेडिकल ऑफिसर बेसिकली। तो ऐसा नहीं कुछ, हम लोग कोई मेडिकल की हाई पढ़ाई नहीं करते। बेसिकली वी हैव मेडिकल फर्स्ट एड गाइड MFAG। वो तो IMDG जो है उन्होंने ये मतलब सेट ऑफ एक गाइडलाइन है, तो उस गाइड में आपको लिखा हुआ है कि ये सिम्टम्स है तो ये हो सकता है, कट लगाओ तो ये करना है, CPR कैसे देना है, तो ये सब चीजें हम लोग की ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई होती है, उसकी training ट्रेनिंग कर देते हैं। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको मतलब गाइड रिकॉल करनी है कि ये सेट ऑफ गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है, और कैसे कम्युनिकेट करना दूसरे शिफ्ट को कि आपके घर में अगर शिफ्ट अगर कैजुअलिटी है तो उसको कैसे आपको दूसरे शिफ्ट से कम्युनिकेट करना है या शोर अथॉरिटी से कम्युनिकेट करना है, उनको कैसे ट्रांसपोर्ट कराना है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको उस गाइड। अगर कोई बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी हो तो आप लोग हेलीकॉप्टर भी बुलाते हैं? जी जी जी, ऐसा भी होता है। तो वो अगर मतलब कोस्ट गार्ड या वगैरह ऐसे कुछ होते हैं तो फिर एयरलिफ्ट आते हो। ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके? हाँ, जब मैं कैडेट था, मेरा सेकंड शिफ्ट हुआ था जब मैं ट्रेनिंग था। फर्स्ट शिफ्ट 6 महीने का किया था, सेकंड शिफ्ट 6 महीने का मैंने विशाखापट्टनम में ज्वाइन किया था। तो शिफ्ट विशाखापट्टनम से निकला और वेरी नेक्स्ट डे जो शिफ्ट का फर्स्ट इंजीनियर था उनको हार्ट अटैक आ गया। He was quite aged guy and I think उनको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम थी, बट he was okay, बट उस दिन ऑल ऑफ अ सडन ही फेंटेड। तो इमरजेंसी में देन वी हैड टू कम्युनिकेट, हम लोगों ने कम्युनिकेट किया ऑफिस से, सब गाइडलाइन दी, डॉक्टर से कम्युनिकेट किया। तो उन्होंने बोला कि आप 24 आवर्स जब तक ये शिप अगले पोर्ट पर नहीं पहुंच जाता वहाँ तक आप इनको ऑब्जर्व करेंगे, और कोई भी ऐसा मूवमेंट हो हमें इमीडिएटली बताएं कुछ प्रॉब्लम आती है। तो फिर हम लोग श्रीलंका पोर्ट पे शिप जैसे पहुंचा तो उनको फिर उन्होंने बोर्ड से भेजा था, तो वहाँ उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया। बेसिकली छुट्टियां कितनी मिलती हैं आपको? मतलब 6 महीने की जॉब, 6 महीने की छुट्टी, तो क्या ऐसा होता है? जी, मेरी कंपनी मतलब मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वहाँ पे अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट फ्री ऑफ है। मैं 3 महीने जॉब पे रहता हूँ, 3 महीने करता हूँ। तो जब घर पे रहते हैं तो सैलरी मिलती है या जब जॉब करते हैं घर मिलती है? नहीं, सीनियर ऑफिसर्स में यहाँ पे मतलब पेड लीव होती है हमारे यहाँ। मेरी कंपनी में पेड लीव है। हर कंपनी का अलग अलग रूल्स होते हैं। वहाँ किसी में आपको पूरी सैलरी इन हैंड मिल जाएगी, यहाँ पे वही सैलरी स्प्लिट इन हाफ बेसिकली इक्विवेलेंट होता है, बट आपको पूरे साल थ्रू आपको सैलरी। जब घर पे रहेंगे तो भी मिलेगी। कुल मिला के वही है कि आपको या तो आप इकट्ठे ले लो 7 महीने या 6 महीने जो भी काम करें जी, या किस्तों जो भी है, लेकिन अच्छा है, कम से कम आपको साल भर मिलती है, अच्छा लगता है। हाँ, घर बैठते हैं तब भी आ रही तो लगता रहता है कि यहाँ पैसे। कोविड के टाइम कहाँ पर थे? कोविड के टाइम मैं डैनिश स्टेट से हम लोग निकले थे और शिप स्कॉ में गया था, वहाँ पे हम लोग फ्यूल ले रहे थे, शिप का फ्यूल ले रहे थे, और उसके बाद हम लोग को आगे स्पेन में जाना था। तो कुछ लोगों को वहाँ उतरना था जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, तो वो लोग स्पॉट से उतरे, डेनमार्क का हो रहा, तो अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे हम लोग का शिप वहाँ से निकला है और न्यूज़ फ्लैश आया कि लॉकडाउन लग रहा है, ऐसी बीमारी फैल रही है और सब शट डाउन होने वाले। अब शिप ऑलरेडी निकल चुका है, आप मिडिल ऑफ द वॉइस तो कुछ कर नहीं सकते, शिप इज ऑलरेडी अंडर वॉइस, किसी का पैसे का नुकसान हो रहा है और अभी किसी को पता भी नहीं आगे होना क्या है। तो हम लोगों ने बहुत अंडरमाइन किया कि हाँ ठीक है, ये होगा लॉकडाउन, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर जब वो धीरे धीरे इवेंचुअली उस सब कंट्रीज ने रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए तो थोड़ा डर लगा कि थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड। अब शायद ये पैंडेमिक एंड आम बीमारी नहीं, ये आम बीमारी, और मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसी कोई बीमारी देखी नहीं थी, तो
किसी का हाँ, तो पहला एक्सपीरियंस था और Yes. बहुत बहुत थ्रेटनिंग था बिकॉज ऑलमोस्ट 8 महीने मैं शिप पे रहा था लगातार। जी। और मैं जब गया था शिप पे तो मेरा बेटा 5 महीने का था, तो वापस आया था तो 1 साल से ऊपर का हो गया था। बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत बुरा भी लगता था क्योंकि हम लोग जिस पोर्ट पे जाते थे वहाँ यही होता था कि नहीं यहाँ से आप नहीं कर सकते। तो मतलब जो लगेज या गुड्स लदा था वो लदा ही रहा कि आपने? नहीं, हम लोग शिप का ऑपरेशन चल रहा था। अच्छा, वो सामान हाँ, वो तो चल रहा था बट आप नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते, बस सामान ही उतरेगा और लोड। जी, पूरा क्वारंटीन रहते थे हम लोग, पूरा जो कोविड का सूट पहनते थे हम लोग। अभी पोर्ट पे जाते हैं। हाँ, पोर्ट पे तो आपको इतना सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वो सारे रूल्स हम लोग भी फॉलो करते थे, सैनिटाइजेशन वगैरह, और सारे रूल्स रेगुलेशन सारे हम लोग के लिए भी वही थे। जैसे कभी शिप पे आपके के किसी को हुआ उस दौरान? उस दौरान नहीं, उस दौरान नहीं हुआ। आई थिंक सेकेंड वेव जब आई थी तो कुछ एसिम्प्टोमेटिक जो बोलते हैं कि वो शिप टेस्ट कराया और बाद में जब शिप पे आए तो आई थिंक विद इन फ्यू आवर्स वहां से फोन आ गया कि ये बंदा पॉजिटिव निकला है, आप इसको क्वारंटीन कर दीजिए। लकीली वी वर इन पोर्ट में थे तो उस बंदे को तुरंत वापस भेज दिया गया। बस ये है कि जिसको वो रिप्लेस करने आया था वो फंस गया रिपोर्ट के लिए, तो ऐसा हो जाता है। बहुत चैलेंजेस होते हैं हम लोग की लाइफ में कि आप जब तक आपका जो रिलीवर है जो आपको घर से चल चुका है और आपके जहाज पे सामने आ जाए, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा आप जब तक जब तक आप शिप से खुद उतर के ना चले, अच्छा, तब तक आप ये मत मानो कि छुट्टी पक्की है। कुछ भी हो सकता है। तो सही है, लेकिन बहुत आशा होती है कि आप घर जा रहे हैं। बहुत आई थिंक वो जो फीलिंग है हर बार वही फीलिंग होती है सेम, चाहे जितने साल हो जाए, चाहे जितने एक्सपीरियंस हो जाए, बट वो जो फीलिंग है कि जब घर जिस दिन जाने का होता है तो आप जान मान लो वो वाला हाल होता है, तो बहुत खुशी होती है। छुट्टियों में घर आके क्या करते हैं, मतलब कैसे टाइम पास होता है? पहले तो जब शादी नहीं हुई थी तब तो दोस्तों के संग घूमना, मैं बताया था कि जो इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे थे वो भी जॉब करने लगे थे। अब सबका कलेक्टिवली मिलना तो मुश्किल होता था, तो मैं सबके पास जाता था कि अपनी छुट्टियों में थोड़े दिन इसके बाद सबके पास मैं बैठ जाता था। अब धीरे धीरे फिर जब शादी हो गई, उनकी भी शादी हो गई, दे आर ऑल्सो बिजी। अब फैमिली के साथ जाता हूँ कहीं शॉर्ट ट्रिप, कहीं भी 3-4 दिन, हफ्ते भर के 10 दिन के, तो हम घूम के आते हैं। हर बार मतलब वेकेशन में 1-2 ट्रिप तो मार ही लेते हैं। बढ़िया है, मतलब फैमिली को टाइम देना भी जरूरी है, उनके साथ घूमना अभी भी। इस बार हम लोग उदयपुर गए थे, उसके बाद फिर सिंगापुर गए थे। और आपकी पर्सनल हॉबीज, मतलब अपनी की हॉबीज आप? पर्सनल हॉबीज ऐसे तो जाता हूँ मैं, मतलब बस फिटनेस के लिए थोड़ा ध्यान देता हूँ, और बाकी मुझे पार्टी वगैरह करना पसंद है। वो अभी थोड़ा बेबी छोटा था तो थोड़ा अवॉइड करता क्लब पब वगैरह, बट हाँ मौका मिलता तो फिर मैं जाता तो चाहते हैं। और अभी मैंने रिसेंटली बाइक परचेज करी थी तो थोड़ा मोड राइडिंग का शौक है, तो वो अभी अपनी एज में डाल रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया है। तो ये पार्टी वाला जो शौक है ये शिप पे कैसे चलता है? शिप पे आई थिंक ये कीड़ा मुझे वहीं से लगा है, क्योंकि जब हम लोग कैडेट थे, ट्रेनिंग का पार्ट थे, तब मैंने देखा था कि यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं था, एंड लोग अपना दिन का पूरा काम खत्म करके शाम को खाना वगैरह खाया, उसके बाद सब एक जगह बैठ के टीवी पे कुछ VCR वो सब कैसेट चलती थी वो देखते थे, नहीं तो कैरोके जो होता है डांसिंग, वो अपना स्क्रीन पे वो चलता रहेगा और आप गाना गा रहे हैं, वो चलता था। स्नैक्स होते थे, खाना पीना मतलब बढ़िया ऐसा होता था। तो हफ्ते में आई थिंक 1-2 पार्टी हो ही जाती है। तो वो जो फीलिंग थी ना वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी, बिकॉज आपका बेसिकली आप ऑफिस में रह रहे हो अपने, तो 3-4 महीने आप वहीं रह रहे हो, वहीं उठ रहे हो और सुबह काम कर रहे हो, तो एक वो रूटीन बन जाता है। तो उस बोर्डम को किल करने के लिए तो ये पहले जमाने से ऐसे, हाँ, तो लोगों ने इजाद किया कि हाँ चलो साथ में बैठ के। फिर धीरे धीरे अभी आई थिंक जैसे इंटरनेट आ गया है, अभी स्टारलिंक जो लेटेस्ट अपडेट है उससे आई थिंक हम लोग का इंटरनेट इज एज गुड एज योर्स। हम लोग भी वहाँ पे उतने हाई स्पीड इंटरनेट यूज करते हैं। हाँ, पर डे 1 GB इंटरनेट मिलता है हम लोगों को, 1 GB और 2 GB इंटरनेट मिल जाता है 4G स्पीड, तो दैट इज मोर देन इनफ।
तो हम लोग अब नेटफ्लिक्स देखते हैं, अब धीरे अब नेटफ्लिक्स चलता है। चलता है, नेटफ्लिक्स चलता है। अब धीरे धीरे चीजें ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं लोग, हाँ, तो अब धीरे धीरे जो इंटरेक्शन होता था ना आपस में वो कम हो जो पहले इंटरनेट की कमी है। हाँ तभी घर वाले कहते हैं घर में बैठो खाना खाओ तो फोन रख दो एक किनारे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फोन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक यही लगे रहते हैं। वो तो अभी पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। फोन आज की डेट में इतना जरूरी हो गया है किसी भी इंसान के लिए कि आप इसको छोड़ नहीं सकते।